विद्यार्थियों, आज हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था है क्या। मूलतः जब हम वर्ण व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो आप सभी के मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही शब्द कौंधता है, वह है जाति व्यवस्था। मूलतः मैं भी ये मान के चलती हूँ कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के अलावा अमूमन हर आम व्यक्ति वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक ही मान के चलता है। और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि समाजशास्त्र आप सभी के लिए, लगभग सभी के लिए, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी अपनी स्कूली शिक्षा में समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, तो एक नवीन विषय है। और इसी संदर्भ में मैं ये जानने और समझने की चेष्टा भी करती हूँ कि क्यों हमें समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए। चूँकि समाज को जानने के लिए हमें एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तटस्थ रूप में समाज को जानने और समझने का प्रयास करें। पर चूँकि समाजशास्त्र क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, ये अलहदा विषय है, अलग विषय है। और चूँकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, समाजशास्त्र का एक मुख्य भाग है जो कि लगभग सभी विश्वविद्यालय के, विशेषकर राजस्थान में, प्रथम वर्ष में भारतीय समाज विषय पढ़ाया जाता है। उसी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण जो संदर्भ है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो है वर्ण व्यवस्था। जैसे कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि वर्ण व्यवस्था कहते ही हम समझते हैं जाति व्यवस्था। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके संबंध में ना केवल हमें भ्रांतियां हैं, बल्कि साथ ही साथ ये एक विवादास्पद विषय वर्तमान समय में है। और ऐसा क्यों है, हम ये जानने की चेष्टा करते हैं। दरअसल हम ये समझ ही नहीं पाते कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पूर्णतः दो अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, जबकि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। कैसे? देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझाने की चेष्टा करती हूँ कि आप एक कमरे में हैं और उस कमरे का खिड़की, दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं, तो क्या आप उस कमरे से बाहर निकल पाएंगे? नहीं। तो ये तो जाति व्यवस्था हुई कि जिस जाति में आपने जन्म लिया, मृत्यु उपरांत भी आपकी जाति परिवर्तित नहीं हो सकती। वहीं वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आप अपने कर्मों में परिवर्तन करें, अपने कार्यों में परिवर्तन करें, तो आपका वर्ण भी परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात अगर हम ये माने कि वर्ण व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में व्यवस्था और संगठन बनाए रखने का मूल आधार रही है, तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला मानी गई है, जिसके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की एक सुनियोजित नीति के आधार पर संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक भागों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको वर्ण व्यवस्था को समझने में और अधिक सहजता होगी। जैसा कि मैंने कहा कि समाजशास्त्र आपके लिए एक नवीन विषय है, तो संभवतः ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो, पर मैं मान के चलती हूँ कि कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे जिन्हें स्तरीकरण का तात्पर्य नहीं पता है या अर्थ नहीं पता। स्तरीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसके बिना समाज की कल्पना करना असंभव है।
देश काल समय से परे स्तरीकरण की अवधारणा सदियों से व्याप्त है। कैसे? स्तरीकरण है क्या? समाज का स्तरों में विभाजन। स्तरों का तात्पर्य यहाँ हम और साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कुछ ऐसे खंडों में विभाजन जहाँ एक खंड दूसरे खंड से ऊंचा हो। अब यहाँ फिर आप समझना चाहेंगे कि ऊंचा से तात्पर्य क्या है। तो एक खंड दूसरे खंड से ऊंचा स्थान रखता हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात को समझ पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी, एक छोटे से बच्चे से लेकर आप भी, मैं भी, हम इस आधार जो उदाहरण मैं आपको देना चाह रही हूँ उसे बहुत सहजता से आप समझ सकते हैं। जैसे सदियों पूर्व जब राजशाही प्रथा थी, और यकीनन ये विश्व में सभी जगह रही है, तो स्तरीकरण में राजा सबसे ऊपर थे, उनका सबसे ऊंचा स्थान था। उसके बाद जो स्थान प्राप्त था वो उनके मंत्रिमंडल को था, और जो तृतीय स्थान था, जो उससे नीचे स्थान था, वो प्रजा को प्राप्त था। मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ आप स्तरीकरण का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम दूसरा जो शब्द मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, कि कार्यात्मक भागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक भागों में विभाजित किया गया। अब कार्यात्मक विभाजन क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जब कार्यों के आधार पर विभाजन किया जाए। अच्छा, चलिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक व्यक्ति के लिए ये संभव है कि वो अध्ययन अध्यापन करे, वो देश की रक्षा का कार्य भी करे, वो अर्थव्यवस्था को भी संभाले, और वो दैनिक जीवन के अति आवश्यक कार्यों को भी संपन्न करे? मुझे लगता है ये मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब एक व्यक्ति के ऊपर हम कोशिश भी करें इन सारे कार्यों को लाद दें, ये शब्द शायद बहुत बेहतर होगा कि लाद दें, तो उसके लिए अपना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो सारे कार्यों को करने की कोशिश में किसी एक कार्य को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। मैं मानती हूँ जब वर्ण व्यवस्था बनी तो शायद यही विचारधारा साथ के साथ चली कि जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, या जो व्यक्ति जो काम स्वयं की इच्छा से करना चाहता है, या जो व्यक्ति जिस काम को करने में अच्छा महसूस करता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्टेबल फील करना, तो ऐसे कार्य को अगर उसे करने दिया जाए तो उस कार्य में निपुणता अर्थात परफेक्शन आएगा ही आएगा। और किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए वो परफेक्शन, वो निपुणता अति आवश्यक है। अब एक बात, हम इस विषय पर एक लंबी चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे, पर एक बात आप अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से स्थापित कर लीजिए कि भारतीय वैदिक संस्कृति ने जो कुछ दिया वो अद्भुत दिया, परंतु हम मानव स्वयं बहुत स्वार्थी रहे हैं। सदैव से ही मानव की का बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण क्या है? उसका स्वयं का लालच। तो जिस व्यवस्था से समाज एक संगठनात्मक तौर पर, एक संरचनात्मक तौर पर, कार्यात्मक विभाजन के आधार पर बहुत व्यवस्थित और बहुत सुचारू रूप से चल सकता था, उसे कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं ने इतना आरोपित कर दिया कि उस व्यवस्था पर भी हमने कहीं ना कहीं कुठाराघात किया। पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था क्यों और किस लिए आवश्यक है, और किस प्रकार से इस व्यवस्था ने समाज को परिवर्तित किया। अब चूंकि
मैंने जैसे कहा आपसे, ये समाज का 4 कार्यात्मक भागों में विभाजन है। ये विभाजन समाज को किस रूप में व्यवस्थित करेगा, इसके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।